हेलो फ्रेंड्स। आज इकोनॉमिक सर्वे रिलीज्ड हो गया है 2022-2023 के लिए। हम लोग डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर और ये भी डिस्कस करेंगे कि लास्ट ईयर के इकोनॉमिक सर्वे में क्या बताया गया था और हाउ इट इज लिंक टू द क्वेश्चंस डायरेक्टली आस्क्ड इन मेंस एग्जाम ऑफ यूपीएससी और इन अदर स्टेट पीसीएस। आज का टॉपिक जो इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है एग्रीकल्चर के आगे, फ्रॉम फूड सिक्योरिटी टुवर्ड्स न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, ये शिफ्ट होगा क्योंकि ऑलरेडी फूड सिक्योरिटी तो हम लोगों की एनएफएसए के बाद आ चुकी है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की जरूरत है और 2023 को वैसे भी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट बोला गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि 2021 या 2022 के एग्रीकल्चर जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें एग्रीकल्चर के बारे में क्या कहा गया था। उसमें कहा गया था कि 3.9% ग्रोथ हुई थी एग्रीकल्चर की और जो शेयर था एग्रीकल्चर और एग्री सेक्टर का टोटल जीबीए में वो 20.2% लगभग 20% था। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो था वो 308.65 मिलियन टन हो गया था। ये आपके एनुअल ग्रोथ बताई गई थी, कंबाइंड एनुअल एग्रीगेट ग्रोथ जो होती है राइस की, वीट की, ये सारे बताए गए थे। इसमें देखिए पल्सेस की जो है वो ग्रोथ जो है ज्यादा है, ऑयल सीड्स की ज्यादा है, कोर्स सीरियल की ज्यादा है। तो इससे पता जाता है कि इनका एरिया भी बढ़ रहा है और अगर एरिया कांस्टेंट भी है तो इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। प्लस गवर्नमेंट की स्कीम्स भी काफी इसमें आ रही है, प्रोडक्शन लिंक्ड जो स्कीम्स है वो सारी आ रही है और ये सारी चीजें किस ओर जा रही है, न्यूट्रिशन की तरफ। ये पिछले साल से ही हो गया था। गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स निकाली थी, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स पे आया था, उसमें उन्होंने किस तरह से बताया गया था कि अगर आप फ्रेश फ्रूट बंचेस निकालेंगे तो क्या होगा, आपको प्राइस इंश्योरेंस मिलेगा और इसे कहा जाएगा बायोबिलिटी प्राइस कहा जाएगा। कुछ सेक्टर स्कीम्स भी निकाली थी इन्होंने एफपीओ के लिए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। स्वीट रेवोल्यूशन की बात की थी जिसमें हम लोग हनी बी के डेवलपमेंट के लिए या जो बी कीपिंग होता है उसके लिए बात कर रहे थे। और ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग के अंदर है। और देखिए इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन मेंस में आया था यूपीएससी 2022 में। इसके बाद ये भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रोग्राम, इसके बारे में 2020 इस लास्ट ईयर के इकोनॉमिक सर्वे में बात हुई है और इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में बात हुई है और अगले साल के में भी होगी क्योंकि फोकस ही हमारा न्यूट्रिशन पर है। दूसरा ये कहा गया था कि एग प्रोडक्शन में थर्ड नंबर पे है, मीट में एट्थ पर है, मिल्क की अवेलेबिलिटी जो है 427 ग्राम हो गई है। जो फोकस है वो टॉप से होकर टोटल पे हो गया है। टॉप मंथ मीन्स टोमेटो, ओनियन ऑन पोटैटो। एक्चुअली फोकस इस समय ओनियन पे भी गया है कि ओनियन का जो स्टोरेज है वो काफी ज्यादा रीजनल डिस्पैरिटी है, उसमें ज्यादातर ओनियन की जो स्टोरेज है वो महाराष्ट्र और गुजरात में है। अगर आप देखेंगे 90% के करीब स्टोरेज फैसिलिटी ओनियन की यहीं पर है और जब ओनियन की शॉर्टेज होती है तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ही इतनी ज्यादा होती है, बिहार तक कैसे पहुंचेगा। तो इस पर गवर्नमेंट वर्कआउट कर रही है। ये कोट है जो आप लोग यूज कर सकते हैं डायरेक्टली अपने मेंस के एग्जाम में या फिर ऐसे में। चलिए आगे चलते हैं। ये मैंने बताया कि कैसे इसमें जो क्वेश्चंस आए थे, ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस जो इस बार आए थे 40 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्ट इकोनॉमिक सर्वे के, ये 10 पेजों से आगे थे। एग्रीकल्चर मार्केटिंग पे क्वेश्चन आया था, इंटीग्रेटेड फार्मिंग पे क्वेश्चन आया था, फूड प्रोसेसिंग पे क्वेश्चन आया था। ये सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, अगर आप लोगों ने दिया हो किसी ने या फिर देख लीजिए मैंने क्वेश्चन लगाए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। अब है पिछले लास्ट ईयर कितना एग्रीकल्चर के बारे में बात हुई है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में एग्रीकल्चर के बारे में बात हुई है और इसमें कहा गया है कि ज्यादातर जो युवा है, युवा या फिर आप मान लो जो लोग वर्किंग एज के लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, 40% जो है 2005 में इन्वॉल्व थे एग्रीकल्चर लेबर में, अब केवल बचे हैं कितने 2019 में 27%। मीन्स 17% लॉस हो गया है सीधे सीधे डायरेक्ट टाइम कि लोग खेती छोड़ के भाग रहे हैं। और भाग कहाँ रहे हैं ये भी नहीं पता है क्योंकि उनको कहीं
ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी जॉब लगती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दूसरा, जो ये मैकेनाइजेशन हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, फीमेल लेबर्स जो लगी थी एग्रीकल्चर में, उसको भी लॉस हो रहा है। क्योंकि जितने भी मशीन्स आ रही हैं, उससे क्या हो रहा है, जो थोड़ा बहुत काम महिलाओं से लिया जाता था, वो काम भी अब उनका बंद हो गया है। इस तीसरे पे आते हैं, इंडिया का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है, वो क्या है, 2.3% हो गया ग्लोबल एग्रीकल्चर ट्रेड में, और जो इंपोर्ट है वो 1.9% है। ये फैक्ट है जो आप याद कर सकते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट एक इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बिल लाई है। इस बिल का जो फ्लैश पॉइंट है वो ये है कि जो ये रेगुलेशन इन्होंने किए, इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट रेगुलेट करना चाहती है किस चीज को, जो ट्रेडिशनली यूज्ड फर्टिलाइजर है, इनके ऊपर अभी कोई भी कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का, जैसे पंचगव्य हुआ या फिर अमृत पानी हुआ, इन पे भी कंट्रोल करने जा रही है। तो इस पे काफी ज्यादा डिबेट हो रही है। तो गवर्नमेंट को बहुत ही सोच समझ के बिल निकालना चाहिए। तीसरा, एक पैनल बना है एमएसपी, नेचुरल फार्मिंग और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर, अंडर संजय अग्रवाल के उसमें, इसको, ये जो मैनेजमेंट सपोर्ट पर नेचुरल फार्मिंग, दोनों इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन्ड है। तीसरा, ये जो मैंने ये फोटो लगाई है, ये सारे मेंस लास्ट ईयर काफी ज्यादा उसमें, ऐसे मृदा लिमिटेड एनडीडीबी ने बनाया है। ये बनाया है किसके लिए, मिन्योर के लिए। गाय से आप मिन्योर बनाते हैं, किसी से भी बनाते हैं। ये ओनियन ग्रैंड चैलेंज भी बनाया था गवर्नमेंट ने कि आप कैसे ओनियन के प्रिजर्वेशन या स्टोरेज या ट्रांसपोर्टेशन से बेटर आइडिया दे सकते हो। ये ओनियन चैलेंज भी गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने और फूड प्रोसेसिंग ने ये बनाया था, कंज्यूमर अफेयर्स, सॉरी। इसके बाद ये आप इसे पंजाब वालों ने क्या किया, एक जे फॉर्म निकाला है डायरेक्ट, डिजी लॉकर से आप इसे डाउनलोड कर सकते होंगे किसान, देखिएगा पंजाब मंडी बोर्ड में। और इससे ये जे फॉर्म का फायदा क्या होगा, आप अभी तक क्या है, आड़ती आपने स्लिप देते थे, अब क्या है, गवर्नमेंट की स्लिप होगी। इसके बेसिस पे आप इनकम प्रूफ एक हो जाएगा, और इस इनकम प्रूफ से आप क्या करोगे, आप लोन ले सकते हो। तो ये वहाँ के फार्मर्स के लिए काफी ज्यादा फायदा है। मीन्स अगर आपके पास पैसा आया भी नहीं, लेकिन आपके पास अगर प्रूफ है इनकम का, तो आप उसके उसके ऊपर आप लोन ले सकते हो। इसमें एग्रीकल्चर इन्वेस्ट और नेशनल जूट बोर्ड के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आइएगा, अब इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 में क्या बताया गया है। नंबर 1, इंट्रोडक्टरी जो पैसेज है उसमें बताया गया है कि एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ हुई है वो रेजिलियंट ग्रोथ हुई है। अगर आप देखें तो थोड़े हिकअप्स आए, लेकिन ये जो है एरिया जो है, अगर आप देखें तो एरिया ये इसी एरिया में रहा है, ये जो एरिया है, मींस 2 से 6, और जो एवरेज ग्रोथ अगर देखें तो 4.6% रही है। ये थोड़ा सा अगर आप याद करने के हिसाब से देख सकते हैं, एफआरबीएम से रिलेट हो रहा है, 2 से 6 के बीच में ही ग्रो हो रहा है, और काफी ज्यादा अच्छा ग्रो हो रहा है। ऐसा नहीं है कि काफी कम हो रहा हो, पहले से देखें तो काफी अच्छा ग्रो हो रहा है। अब ये तो इसमें दिया गया है पॉजिटिव चीज, लेकिन उसके बाद इसे वार्निंग भी दी गई है। वार्निंग क्या की गई है, नीड ऑफ रीओरिएंटेशन की जरूरत है। ये वर्ड्स आप डायरेक्टली आंसर में लिख सकते हैं। और क्यों जरूरत है रीओरिएंटेशन की, क्लाइमेट चेंज, इस बार जो पानी हुआ है वो काफी ज्यादा इरेटिक हुआ है, थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, काफी इंटेंसिटी बढ़ी है, और प्लस रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन जो पानी का हुआ है वो भी काफी ज्यादा चेंज हो गया है। जहाँ पे बारिश होनी चाहिए वहां पे उस टाइम पे उतनी बारिश नहीं हुई, जहां पर नहीं होनी चाहिए वहां पर ज्यादा बारिश हो गई। फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स हो रही हैं, मतलब जब से ये प्राइम मिनिस्टर की जो किसान स्कीम आई है, जिसमें 6,000 रुपीज जो मिलते हैं, उसके बेसिस पे क्या है, काफी ज्यादा लोग जो लैंड है उसको डिवाइड कर रहे हैं अपनी फैमिली में, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पैसा मिले। ये कल्चर को भी कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने फिर क्या कर दिया है कि अब सारे लोगों को मिलेगी, कम से कम फ्रेगमेंटेशन तो कम होगा। ये सब ऑप्टिमल फार्म मैकेनाइजेशन, इसकी भी बात हो रही है। लो प्रोडक्टिविटी है ही, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है मेनली फीमेल्स का, और राइजिंग इनपुट कॉस्ट, जो आपकी फूड इन्फ्लेशन भी हो रही है, या फिर जो आप कह रहे इनपुट जो हो लगते हैं उसमें फार्मिंग में, उसकी कॉस्ट भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। अगर आप गांव की पृष्ठभूमि से हैं तो आप समझ जाएंगे कि जो रेंट है किसी भी थ्रेसर मशीन का, वो कितना ज्यादा 5 साल में बढ़ चुका है। नेक्स्ट आइए, फूड ग्रेन प्रोडक्शन के बारे में इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है कि जो पैडी एरिया है, जो रवि की क्रॉप का, वो बढ़ा है, 6.6 लाख हेक्टेयर जो है वो बढ़ा है पैडी एरिया। लेकिन जो पैडी एरिया खरीफ के सीजन का था, वो 3.8 लाख हेक्टेयर कम हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है। और ऑल्दो ये कम हुआ है, लेकिन क्या हुआ है, जो प्रोडक्शन है वो कम नहीं हुआ है।
एरिया तो कम हुआ है लेकिन प्रोडक्शन कम नहीं हुआ है। प्रोडक्शन जो है वो 104.9 मिलियन टन हुआ है। अब इन्होंने लेकिन कंपेयर किससे किया है? एवरेज ऑफ लास्ट 5 ईयर से किया है। एवरेज ऑफ लास्ट 5 ईयर से किया है, उसके कंपैरिजन में कम नहीं हुआ है। मतलब दुखी होने वाली ज्यादा बात नहीं है, लेकिन खुशी होने की वाली बात नहीं है, क्योंकि ये डेटा ट्वीट करके भी दे सकते हैं कि एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स में क्या हुआ। मान लो अगर ग्राफ अगर ऐसा है, लास्ट 3 ईयर में बढ़ रहा है और इस बार थोड़ा कम हो गया, तो वो एवरेज के तो बराबर ही आ गया, लेकिन कम तो हुआ ना अगर लास्ट 2 ईयर्स में देखें तो। दूसरा, टोटल खरीफ फूड प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा है। रवि के बारे में अभी इन्होंने डेटा नहीं दिया है। दूसरा, इन्होंने क्या है, जो एसेस ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट है वो भी बढ़ा है। जो एग्रीकल्चर क्रेडिट फ्लो है वो जो टारगेट है उससे 13% ज्यादा ही हुआ है। जो टारगेट था 2021-22 में, उससे ज्यादा एग्रीकल्चर क्रेडिट फ्लो हुआ है। इट मींस जो लोन डिसबर्समेंट है वो ज्यादा हुए हैं। लोन जो नई एप्लीकेशन आए हैं वो भी ज्यादा है, प्रोसेस भी ज्यादा हुए हैं, इस कारण डिसबर्समेंट भी ज्यादा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, इसमें क्या लिखा है कि एवरेज साइज ऑफ हाउस होल्ड ओनरशिप लैंड होल्डिंग्स, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड्स जो है वो आप ऐसे ऐसे ही के ऐसे यूज कर सकते हैं। जो एवरेज साइज है वो कम हो रहा है, जो मैंने अभी बताया पहले। 2005-6 में एवरेज साइज क्या था? 1.23 हेक्टेयर। अब कितना हो गया एवरेज साइज? 1.10 हेक्टेयर। और 2015-6 में और कम हो गया, 1.08 हेक्टेयर। तो ये क्या है, लैंड का जो साइज है वो कम होता जा रहा है। तो हम लोगों को क्या चाहिए? मैकेनाइजेशन ऐसा चाहिए जो स्मॉल होल्डिंग्स के लिए हो। मतलब स्मॉल किसान अगर लें तो उनको घाटा ना हो। अब ऐसा नहीं है कि आप हाथी ला के खड़ा करते हैं, आप बड़ा सा ट्रैक्टर ले आए लेकिन आपके पास 1 बीघा जमीन है। तो इसके लिए क्या है कि कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं स्टेट लेवल पे। अब जैसे बिहार में क्या है, जीरो टिलेज मशीन स्मॉल फार्मर्स को प्रोवाइड कराई जा रही है। उससे क्या हो रहा है कि एक तो इनकी खुद की खेती के लिए इनको रेंट पे लेबर्स की जरूरत नहीं पड़ रही है, और दूसरा, जब ये मशीन चलाने लगेंगे तो क्या होगा, ये खुद भी रेंट पे उठाने लगेंगे, तो इनकी एक स्किल डेवलप हुई, प्लस सोर्स ऑफ इनकम बढ़ गया। ऐसे ही प्रयागराज में क्या हुआ है, इलेक्ट्रिक पैडी थ्रेशर प्रोवाइड कराए गए हैं, सोलर स्पेयर कराए गए हैं अंडर ग्राम उत्कर्ष प्रोजेक्ट। ये केस स्टडी है जिनको आप मेंशन कर सकते हो कि स्मॉल लैंड होल्डिंग्स और मैकेनाइजेशन, इनमें किस तरह से आपस में हम लोग एक तरह से इक्विलिब्रियम में बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। दूसरे इकोनॉमिक सर्वे में ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताया गया है कि 59 पॉइंट लाख हेक्टेयर और हेक्टेयर एरिया इसके अंदर लाया गया ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर। ऑर्गेनिक फार्मिंग में कौन कौन से हैं? ये परंपरागत कृषि विकास योजना काफी दिनों से चल रही है, ये इंपॉर्टेंट है। मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए है। इसमें क्या है, इस बार क्या है, 177 एफपीओ खोले गए हैं, फॉर्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर खोले गए हैं। नमामि गंगे के अंदर भी जो भी इंक्रोचमेंट हटाया गया है उससे क्या फायदा हुआ है, 1.2 लाख हेक्टेयर एरिया जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर लाया गया नमामि गंगे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे हम एक तो क्लाइमेट को कंजर्व कर रहे हैं, प्लस क्लाइमेट की यूटिलिटी भी बढ़ा रहे हैं। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। नेचुरल फार्मिंग में क्या किया गया है, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, जो अभी पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन था, इस बार भी मेंशन है। ये सब स्कीम है एक्चुअली पीएमकेवाई के अंदर ही आती है। पीएम नहीं, पीकेवीवाई, परंपरागत कृषि विकास योजना के अंदर आती है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। और दूसरा क्या है, इसमें जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में भी बताया गया है कि ये चीजें जो हैं इंपॉर्टेंट हैं किसके लिए, आपके न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाने के लिए, और फूड सिक्योरिटी तो होगी होगी। नेक्स्ट ये कुछ और किस स्कीम्स के बारे में इस चैप्टर में मेंशन किया गया है, जैसे पीएम किसान स्कीम, इसके बारे में आप तो जानती हैं, 6000 रुपीज दी जाते हैं साल में, 2,000 रुपए करके, तीन तीन ईएमआई में। अब क्या है, इसमें इसमें एक डेटा कह दो, या एक इंपॉर्टेंट लाइन जो मुझे मिली वो ये है कि आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और ये जो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इन्होंने क्या किया है कि पीएम किसान निधि से क्या फायदा हो रहा है। नंबर एक, इनेबल्ड एड्रेसिंग द लिक्विडिटी कांस्टेंट, मतलब जो लिक्विडिटी की जो प्रॉब्लम होती थी
कि आपके पास क्या है कि 3 महीने बाद पैसे आएँगे, या फिर आपने आड़तिया को आपने लोकल आड़तिया या मिल मालिक को आपने अपना फूड बेचा। उसने उसने आपको एक स्लिप दे दी और कहा 3 महीने बाद आना। या फिर आपको जो रुपए दिए पता चला 1/10 रुपए दे दिए, बाकी नहीं दिए। तो क्या हुआ, लेकिन जब आपके पास 2000 रुपए आ रहे हैं तो क्या हुआ, आपके पास कैश की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो गई। और आप उसका यूज़ क्या करने लगे, एक तो एग्रीकल्चर इनपुट में यूज़ करने लगे, प्लस अगर आपके एजुकेशन की ज़रूरत है, अगर आपका कभी-कभी तो इतनी भी दिक्कत होती है, किसी कोई फॉर्म निकले हैं एग्ज़ाम के, वो फॉर्म फिल करने के लिए भी कैश की ज़रूरत होती है, वो भी नहीं होते थे। वो ये सारी ज़रूरतें, वो सारी नीड जो है पीएम किसान से फुलफिल हो रही हैं। एजुकेशन हुआ या हेल्थ इमरजेंसी आई, उसके लिए भी आपके पास कुछ ना कुछ रुपए हैं। दूसरा, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में बात किया गया है। इसमें क्या है कि एग्री ईआईएफ का जो है रोल जो है फॉर द क्रिएशन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी फार्म एसेट्स। ये जो वर्ड है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हाउ द एग्रीकल्चर पॉलिसीज आर benefiting these in developing the post harvest management infrastructure। दूसरा क्या है, EIF एज द फैसिलिटी ऑफ कन्वर्जेंस। ये इंपॉर्टेंट चीज है इसका। EIF में क्या है कि आप स्टेट या सेंटर की कोई भी स्कीम है उसे सब्ज्यूम कर सकते हो और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में ला सकते हो। तीसरा, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बताया गया था। एक्चुअली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्या था, रिसेंटली जो एक रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो लोकल जो इंश्योरेंस है या काफ़ी लोकल इंश्योरेंस पार्टी जो होती है या फिर जो वो काफ़ी कम हो रहे हैं, प्लस आपके जो स्टेट्स हैं उनके पास फंडिंग नहीं है, तो उन्होंने भी ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन को बंद कर दिया है। तो गवर्नमेंट ने इसके बारे में काफ़ी डिटेल 2 या 3 पेज के बारे में इससे बोला है और गवर्नमेंट का फोकस इस पे रहेगा, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एक तो ये आ सकता है चैलेंजेस के ऊपर डायरेक्ट आ सकता है कि क्यों इस चैलेंज मीट नहीं कर पा रही है, और दूसरा आपका वे फॉरवर्ड आ सकता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि स्कीम कवर्स ऑल फूड एंड ऑल सीड्स क्रॉप्स एंड एनुअल कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स फॉर विच पास्ट यील्ड डेटा इज अवेलेबल। मतलब वो सारे क्रॉप के बारे में होगा जिसके पास, जिनके लिए गवर्नमेंट के पास पिछला रेफरेंस हो। जैसे पता चला कि हाँ पिछले साल आपका अगर 60 टन हुआ था, तो अगर इस बार 50 टन हो रहा है तो बीच में 40 जो 10 टन का नुकसान हो रहा है उस पे हम कह देंगे आपको इंश्योरेंस के लिए आपको फायदा मिलेगा। दूसरा, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स भी जिनके लिए हो। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं कि जैसे अगर किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि हमारे यहाँ फसल जो है मारी गई है, कोई भी कैलेमिटीज हुई, या फिर जैसे बिजली वो जो खंबे कह लो, या फिर जो बड़े वाले जो वो होते हैं, पिलर होते हैं जिनसे हाई टेंशन तार जाते हैं 22,000 वोल्ट वाले, 11,000 वोल्ट वाले, वो गिर जाते हैं, पूरी पूरी खेत जो है खत्म हो जाती है फसल। तो उसका कौन ये जज करेगा, तो उसके लिए क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। जनरली क्या होता है कि स्टेट्स में इतनी फैसिलिटी नहीं होती है, ना मैन पावर होती है जो ये मेजर करे आके कि इनकी कितनी खेती खत्म हुई है। तो क्या होता है कि इनको फायदा नहीं मिल पाता है। तो ये चीज भी इसमें लाई गई है। तो कहा गया है कि ये वाली चीज आप जेईएस से लो, सीधे सैटेलाइट से मैप करो कि अगर बाढ़ आई है तो कितने कितने खेतों में नुकसान हुआ है। नेक्स्ट है ये एलिट सेक्टर में क्या हुआ है। एलिट सेक्टर में क्या हुआ है, लाइव लाइव स्टॉक सेक्टर जो है वो 7.9% के हिसाब से बढ़ा है। दूसरा जो इसका कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर जीएबी, मतलब उसमें कितना हो गया 24.3%, जो 2014 में था उससे 6% बढ़ के करीब 30% हो गया 2020-21 में। मतलब एग्रीकल्चर में इसका जो परसेंटेज है वो 6% बढ़ गया है। और जो एग्रीकल्चर है खुद कितना बढ़ा है, एवरेज 4.6% बढ़ा है। ठीक है, ये डेटा है। मोटे तौर पे फिगर याद होनी चाहिए आपको। दूसरा क्या है, आत्मनिर्भर भारत स्टिमुलस पैकेज में आपका ये एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो किया गया था 2022 में, 2020 में सॉरी, 15,000 करोड़ रुपए लगाए गए थे। दूसरा ये एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम है, is being implemented to control foot and mouth disease, brucellosis, by completely vaccinating cattle, buffalo, sheep, goat, बिग पॉपुलेशन। अभी काफी ज्यादा काउट में लंपी लोग के बारे में बताया गया था, तो ये जो है इसके बारे में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। प्लस मिलेट बॉक्स की बात हुई है। मिलेट बॉक्स में क्या है, 2022 में यूएन ईयर में बताया गया है ये
इंडिया में मिलेट क्या होता है, पूरे एशिया का 80% होता है, पूरे वर्ल्ड का 20% होता है। प्लस ये एक बहुत कम क्रॉप ऐसे जिसमें इंडिया की प्रोडक्टिविटी वर्ल्ड के एवरेज से ज्यादा है। देखिए 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर हम लोग ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद क्या है, ये RKBY रफ्तार, ये जो इसलिए मैंने इससे लिख दिया कि आप लोगों को इसका फुल फॉर्म याद रहे। इसके अंतर्गत 250 स्टार्टअप खोले हैं इसने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री रिसर्च ने। ये आप लोग देख के बताइएगा मुझे कमेंट में कि ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री रिसर्च है कहाँ पर। नेक्स्ट है सहकार, सहकार से संबद्धि से सहकारिता मंत्रालय बनाया गया था। ठीक है, फ्रॉम कोऑपरेशन टू प्रॉस्पेरिटी, इसमें मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2022 लाया गया है। इसने 2002 एक्ट को अमेंड किया है जिससे कि ये पार्ट 9B ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से अलाइन हो जाए। तो ये अभी बिल है, इसको अभी क्या कहते एक्ट में बनना है, तो इसके ऊपर आप लोग नजर रखिएगा। जैसे ही एक्ट बन जाता है इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वैसे क्वेश्चन तो अभी पूछा जा सकता है। दूसरा है सनराइज सेक्टर फूड प्रोसेसिंग के बारे में कुछ बताया गया है कि पीएम किसान संपदा योजना जो है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस, ये जो है PMFME, इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच के अंतर्गत इसको सॉल्व किया गया है। ये आपका बस इसमें जो है बस इतना ही है ज्यादा। तो इकोनॉमिक सर्वे का मैंने ये पॉइंट बता दिया आपका, पिछले साल क्या हुआ था, इस साल कौन कौन सी नई इसमें इनिशिएटिव लिए गए, और प्लस इकोनॉमिक सर्वे इस साल का। नेक्स्ट मैं आपको इंडस्ट्री का भी ऐसी डिटेल में बता दूंगा, और सर्विस सेक्टर और सोशल सेक्टर, सोशल, इन चार के मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड। आप लोग फॉलो करते रहिएगा। थैंक यू। सो थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे कीप रीडिंग।